नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। मंडी उपनिरीक्षक के लिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि आप हमने पूछा है, और ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सामान्य तौर पर आप जो उपयोग करते हैं उसमें आपको कलम चलाना ही पड़ता है। लेकिन कलम न चलाते हुए भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको कलम चलाने की जरूरत नहीं है, बिना चलाए ही बन सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ये वाला प्रश्न देखते हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है, तब पहली श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या और दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। पहली श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या मतलब 55 वाले में जो सबसे बड़ी होगी और 77 वाले में जो सबसे छोटी होगी, उन दोनों के बीच कितना अंतर होगा। अब ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सामान्य तौर पर आप लोग मान लेते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, x। चूंकि क्रमागत बोला है तो आप ऐसा मानेंगे कि पहला x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा x प्लस 2 होगा, चौथा x प्लस 3 होगा और पांचवा x प्लस 4 होगा, और सभी को जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। कुछ इसी तरीके का आप बनाते हैं। कैसा, x प्लस 1 फिर x प्लस 2 धन x प्लस 3 धन x प्लस 4 बराबर 55। ऐसे ही बनाएंगे आप। 1x 2 3 4 5, यहां पे हो जाएगा 5x, x को एक जगह ले आए, 1 और 2 3, 3 3 6 और 4 10, यहां पे आ गया 10 बराबर हो जाएगा 55, और 5x बराबर हो जाएगा 55 माइनस 10, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है तो उधर माइनस, और x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और बटे 5, यानी x का वैल्यू हो गया 9। तो ये पहले x का वैल्यू 9 हो गया, और x प्लस 1 यानी दूसरा संख्या हो गया आपका 10, तीसरा संख्या हो गया 11, चौथा संख्या 12, पांचवा संख्या 13। इसी तरीके से हो गया, पहला x हुआ, दूसरा x प्लस 1 यानी 9 और 1 10, तीसरा x प्लस 2 9 और 2 11, इसी प्रकार से आप बनाते हैं। ठीक, फिर उसी प्रकार से आप 77 वाले को भी ऐसे ही करके निकालेंगे, तो फिर पता चलेगा सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, फिर आप जाकर के उसके सही उत्तर तक पहुंचेंगे। अगर मैं कहूं कि इस प्रश्न को देखते ही आप बना सकते हैं तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मजाक हो गया, लेकिन फिर भी देखते। कहता हूं 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, तो अगर मैं कहूं 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है तो 1 2 3 4 और 5, ये पांचवा संख्या है, पहला संख्या है, तो मैं कहूं बीच का संख्या कितना होगा, तो मैं कहूंगा 11 होगा। उसी प्रकार से 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है, तो उसमें बीच का संख्या कितना होगा, वो भी 11 होगा। अब 11 तो बीच का है, 11 से पहले 3 चाहिए, मतलब अगर इसको देखूं ये 5 संख्या वाला है, 5 संख्या वाला, तो 11 से पहले आना चाहिए 10 और इससे पहले आएगा 9, उसी प्रकार से आएगा 12 और ये आएगा 13, क्योंकि ये क्रमागत है। उसी प्रकार से अगर 11 बीच में है तो इससे पहले 3 संख्या हमको चाहिए, तो एक होगा 10, एक होगा 9 और एक होगा 8। आगे करो तो ये होगा 12, एक होगा 13 और एक होगा 14, तो टोटल 7 संख्या होंगी, बीच का संख्या 11 है, इसमें भी और इसमें भी 11 है। अब कहेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन से हो गया, 13, और 77 वाले में सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 8, तो 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 उत्तर आ जाएगा, ये सही उत्तर हो गया। लेकिन ये बना कैसे, बनाने के लिए बहुत अच्छा सा समझ थोड़ा सा आपको चाहिए होगा, तब जाकर के बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। मैंने बनाया क्योंकि मुझे उसकी जानकारी है, मैथ्स की समझ रखता हूं, इसलिए मैं बना दिया। वैसे ही आप भी रख सकते हैं। मान लेता हूं कोई भी एक क्रमागत संख्या मैं बोलता हूं, आप कोई भी क्रमागत संख्या बोलिए, जैसे 1 2 और 3, इसका योग कितना होगा, आप जोड़ते हैं 3 2 5 और 1 6। मैं नहीं जोड़ता, मैं कहता हूं कि बीच वाला जो संख्या है वो है 2, और बाकी टोटल कितनी संख्या है, तो टोटल संख्या है 3, तो 2 गुणे 3 करूंगा, मैं कहूंगा 6 आ गया उत्तर। कोई भी संख्या लीजिए आप, 18 19 20 ले लीजिए, 18
19 20। आप क्या करते हैं, आप इसको जोड़ेंगे 18 19 20, टोटल जोड़ करके लाभ लाएंगे कितना 57। और मैं क्या करता हूं कि बीच की संख्या मैं मान लेता हूं, बीच की संख्या 19 है, टोटल संख्या 1 2 3 है, गुणे 3 कर देता हूं, आ गया मेरा भी 57। लेकिन मेरे को लाने में आप कम समय लगा, आपको लाने में ज्यादा समय लगा। अगर इसी को मैं अपना एक फॉर्मूला आपको देना चाहूं, उस फॉर्मूला से अगर ये कैसे हो रहा है, तो अगर आपको मैं कहूं तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैं कहूंगा कि बीच की संख्या, ध्यान रखिएगा, जब संख्याएं विषम होंगी, मतलब जैसे 5 संख्या यहां पे दिया है, 5 संख्या क्रमागत संख्या है, 9 क्रमागत संख्या होगा, 3 क्रमागत संख्या होगा, 11 क्रमागत संख्या होगा, तभी ये ट्रिक या फिर कंसेप्ट काम करेगा। अगर संख्या विषम के जगह पर सम पर है, यानी मान लेते हैं यहां पर 5 की जगह में 4 देता, तो उसके तरीके और होते हैं, जिसको मैं आगे कभी बताऊं। तो बीच की संख्या गुणे कुल संख्या बराबर होगा संख्याओं का योग। यही तो मैं फॉर्मूला कर रहा हूं। बीच की संख्या 19 लिया, कुल संख्या 3 लिया, तो संख्या का योग आया 57। तो बीच की संख्या इसमें हमको पता ही नहीं है 5 क्रमागत संख्याओं में। अभी इसको बहुत फास्ट करके देखेंगे, मैं आपको बस समझा रहा हूं। बीच की संख्या हमको पता ही नहीं है कि क्या है, तो मैं कह देता हूं बीच की संख्या कुछ भी होगी, इसी को मान लेता हूं। कुल संख्या पता है कि 5 संख्या है, टोटल योग कितना हो रहा है, तो 55 हो रहा है। तो अगर बीच की संख्या मेरे को निकालनी है, तो मैं यहां पे बीच की संख्या रख लेता हूं। बीच की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, यहां पर गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, 55/5 बराबर हो जाएगा 11। यानी बीच की संख्या मुझे पता चल गई कि इसमें 11 होगा। जब बीच की संख्या मुझे पता चल गई 11 है, तो इससे पहले 2 संख्याएं होंगी, यानी एक संख्या 10 होगा, एक संख्या 9 होगी। आगे 2 संख्याएं होंगी, यानी 11 एक 12 होगा और एक 13 होगी। ठीक, अब इतना कैलकुलेशन कर दिया मैं, तो मेरे को पता चल गया कि ये कुछ इस तरीके का। अब आपसे मैं कहता हूं दूसरा वाला कि 7 संख्या का योग 77 है, तो बीच की संख्या क्या होगी। आप कहेंगे टोटल 77 है, कुछ इसी तरीके से योग में से कुल संख्या हमने डिवाइड किया है। यहां पर बीच की संख्या निकालने के लिए योग में से कुल संख्या डिवाइड किया, यानी 77 में से मैं 77 में भाग दूंगा, टोटल 7 संख्या है, तो बीच की संख्या हो जाएगी 11। 11 से पहले 3 संख्या मुझे चाहिए, क्योंकि टोटल 7 है, चौथा वाला 11 है। अगर मैं ऐसा लाइन खींच दूं, एक इसको मिटा देता हूं, ऐसे एक लाइन खींच दूं ऐसा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, ठीक, ये 7 संख्या होगी। तो 1 2 3 ये वाला संख्या 11 है, तो इस जो कि क्रमागत है तो एक कम होता जाएगा, तो कहेंगे ये 10 होगा, ये 9 होगा और ये 8 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 14 होगा। बीच की संख्या यहां पे 11 है, सबसे छोटी संख्या दूसरे वाले में सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 8 हो गई, और पहले वाले में सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 13 हो गई। माइनस करके आपको निकल गया 5 उत्तर। ठीक, अब अगर कलम नहीं चलाना है, अगर इतना कंसेप्ट सीख गए, वैसे तो सीखते सीखते सीखेंगे, ऐसा बात नहीं है कि तुरंत सीख जाएंगे, लेकिन अगर कलम नहीं चलाना है तब की स्थिति में हम देखते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है। जब पहली श्रेणी के यानी 55 वाली बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या, यानी 55 वाला जो है, जो भी क्रम है, उसमें से मुझे सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है, इसमें सबसे बड़ी ढूंढना है और इसमें सबसे छोटी ढूंढना है। तो अगर मैं कलम ना चलाऊं, पेन ना चलाऊं, मैं कहता हूं कि 11 × 55 होता है, तो 11 बीच की संख्या होगी और सबसे बड़ी संख्या जो होगी 12 13 में 5वां पहुंच जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 13। ये लिख रहा हूं, लेकिन लिखने की जरूरत भी नहीं। 77 वाले में छोटी संख्या क्या हो गई, बीच की संख्या 11 हो गई, तो उससे पहले 3 संख्या पीछे चलेंगे, तो एक होगा 10, एक होगा 9 और एक होगा 8, यानी उसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 8। माइनस करेंगे 5 उत्तर आ जाएगा। अब ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, बस मन मन में जोड़ करके देखो। मैं कहता हूं, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, कहता हूं कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 60 है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 60 है, तो बीच की संख्या क्या होगी। आपके मन में उत्तर आ गया होगा
कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 60 है, तो सीधा सीधा 60 को डिवाइड कर दूंगा मैं 3 से और बीच की संख्या 20 हो जाएगी। तो कहूंगा इन 3 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो एक कम कर लूंगा 19 हो जाएगा। उससे 20 से बड़ी क्या होगी, तो मैं कहूंगा ये 21 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं 5 क्रमागत संख्याओं का योग 60 है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 60 है, तो बीच की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 60 में से डिवाइड करूंगा 5 को तो आ जाएगा 12, यही बीच की संख्या होगी। और 12 से 2 पहले चलना है, चूंकि 5 है तो 12 से पहले एक आएगा 11 और एक आएगा 10, यानी सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14, सबसे बड़ी संख्या 14 हो जाएगी। क्लियर है? देखिए थोड़ा सा आपको फॉर्मूला के माइंडसेट से निकलना पड़ेगा, क्योंकि व्यापम प्रश्न जो पूछ रहा है वैसे तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन प्रश्न जो पूछ रहा है वह कठिन स्तर के ही प्रश्न पूछ रहा है, तो फॉर्मूला वहां पे फेल हो जाएगा और वैसी स्थिति में आपको मेरी बहुत याद आएगी एग्जाम के समय और एग्जाम के बाद भी। चलिए इसको समझ गए होंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिएगा। कोई भी क्रमागत संख्या देखिएगा, बीच वाला संख्या जो होगा वही उसका गुणा करिएगा, जितनी संख्या से सच में उतना ही उत्तर आएगा। 1 2 3 का करिए, 6 7 8 का करिए, 6 7 8 का मैं पूछता हूं कितना होगा टोटल योग, जोड़ने की जरूरत नहीं है, बीच में 7 आ रहा है, 7 या 21 कर दो, 6 7 8 को जोड़ करके देख लो 21 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब एक और प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है एक कार ए से बी तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, प्रति घंटे की गति से जाता है, और बी से ए तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से वापस लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी होगी, यह बताना है आपको। अब ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला तो हम लोग ये देखते हैं कि हम एक दूरी मान लेते हैं और उस दूरी को मानते हैं कि वो दूरी x किलोमीटर है, और तो पहला जो समय लगा उसको हम कैसे करते हैं x बटा 120, क्योंकि दूरी बटा चाल बराबर समय, पहला समय और दूसरा समय, कुछ इस तरीके से x y मान करके हम करते हैं। लेकिन हमें x y नहीं मानना है, तब हम ऐसे प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं। देखो भाई, कोई भी प्रश्न है, उस प्रश्न में खासकर ये दूरी वाला जो प्रश्न है, समय चाल वाला जो प्रश्न है, वैसे प्रश्नों में एक हमको कॉमन नंबर मान लेना पड़ता है, यानी हमको कुल मिला के हम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एज्यूम करके दिखाता हूं, जैसे एक जगह है ए और एक जगह है बी, ठीक। इस ए और बी की दूरी कितनी है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि एक बार 120 किलोमीटर की चाल से जाता है और 80 किलोमीटर की चाल से आता है। मुझे एक ऐसी दूरी माननी है जो कि 120 से भी कट जाए और 80 से भी कट जाए। मैं उसके लिए लघुत्तम का प्रयोग कर सकता हूं, नहीं करना चाहता कुछ भी नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, अब जो प्रश्न पूछ रहा है व्यापम, वो स्टेटमेंट वाला भी पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न के लिए तो ये लाभकारी नहीं है, लेकिन जहां पर सही उत्तर तक केवल पहुंचना है वहां के लिए बहुत आसान है। तो मैं माना कि एक दूरी ए है, एक डॉट ए है और एक डॉट बी है, उसके बीच की दूरी कितनी होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन एक दूरी मैं मान लेता हूं जो कि 120 से भी कट जाए और 80 से भी कट जाए। वो दूरी मैं यहां पे 240 मान लिया, क्योंकि 240 जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कटेगा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कटेगा। तो जब ए से बी जाएगा, वो ए से बी जाएगा तो जाने में उसको कितना समय लगेगा, जाते समय 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो 240 को तय करने में कितना लगेगा, 2 घंटे में 240 किलोमीटर, यानी ए से बी जाने में उसे 2 घंटा लगा। और वही बी से ए आने में, यानी वापस आ रहा है तो 80 किलोमीटर से वापस लौट रहा है, तो 140 को 80 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 घंटा लगा, 3 घंटा, यानी टोटल उसको लगता है 5 घंटा, टोटल 5 घंटा लगा। और इस 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में वो दूरी करता है तो तय, एक बार तो जाता है यानी 240 किलोमीटर और फिर वापस भी आता है 240 किलोमीटर, यानी टोटल कितना कर लेता है,
480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर कितने घंटे में? अब 480 किलोमीटर टोटल दूरी भी है हमारे पास, हमको पता भी चल गया कि कितना समय में वो वापस आता है। तो चाल बराबर क्या होगा, या औसत चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी हमको 480 पता है, समय 5 घंटा पता है, काट देंगे, ये आ जाएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान था। अब देखिए इसको ए बी से बनाए, कैसे भी बनाए, जैसा भी बनाए। अगर मान लेता हूं यहां पर एक ही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। यह सब आपको बस पता होना चाहिए, इतना में आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक, इतना फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। अगर मैं मान लेता हूं, मैंने कहा कि ऐसी कोई संख्या ले लें जो संख्या 120 से भी कट जाए और 80 से भी कट जाए। मैं यहां पर 240 न लेकर के 480 ले लिया, मान लेता हूं। ठीक, तो 12 चौको 48 कट जाएगा और 8 छक 48 से भी कट जाएगा। तो ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लगेगा? ए से बी तक जाना है तो 12 चौको 48 यानी 4 घंटा लगा। ठीक, और बी से ए आ रहा है तब उसे कितना लगेगा? बी से ए आ रहा है तो 8 छक 48 यानी 6 घंटा लगा। टोटल कितना आने जाने में लगा? 10 घंटा लगा। टोटल दूरी कितनी होगी? 480 और 480 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 960 किलोमीटर। टोटल समय कितना लगा? तो 10 घंटा लगा। 0 यानी 96 किलोमीटर पर आवर। यानी आप यहां पर कुछ भी लेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको दो चीजें बस ध्यान रखनी है कि अंत समय में आपको याद रखना है कि गया भी है और आया भी है। ऐसा नहीं कि एक दूरी तय कर लिया। अगर एक दूरी कर लेंगे इसको, जैसे 480 है, अगर 480 इसको डबल करना भूल गए तो 480 बटे 10 हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, जो कि गलत उत्तर होगा। ऑप्शन डी में दिया भी, क्योंकि उसको भी पता है कि इसी तरीके से बनेगा ये। ठीक, तो इसीलिए दिया भी है ऑप्शन डी में, लेकिन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 96 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसको कितना भी फॉर्मूला से बनाओ, देखो अभी कोई फॉर्मूला मैं नहीं लगाया। 2 प्रश्न मैंने बना दिए, 2 प्रश्न में कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। इसी तरीके से अगर इसको थोड़ा सा करेंगे तो एकदम से अभ्यस्त हो जाएंगे आप, और आपके कोई भी प्रश्न, कितना भी घुमावदार प्रश्न देखिए मेन समस्या क्या होता है, मुख्य समस्या होता है कि उस समय में आप फॉर्मूला भूल जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगता है, या 3-4 फॉर्मूला वाला प्रश्न दे दिया तो फिर आप फंस जाते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कहता है 35 लीटर दूध तथा पानी का अनुपात है, इसमें 5:2 में दूध और पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 5:3 हो जाए। ठीक, सबसे पहले तो मैं देख लेता हूं कि इस 35 लीटर में दूध कितना है और पानी कितना है। तो 35 लीटर लिखा तो कहता है कि दूध है आपका 5 और पानी है 2। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 और 35 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आ गया 5, और इस 5 को यहां गुणा कर दूंगा तो दूध का मात्रा कितना हो जाएगा? 5×5 = 25 लीटर। पानी का कितना हो जाएगा? तो 5 दूना 10 करूंगा तो ये 10 लीटर। मतलब इस मिश्रण में 10 लीटर पानी है और 25 लीटर दूध है। अब कहता है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, मतलब कुल मिला के इसमें पानी मिलाना है। तो 25/10 है और जो पानी है उसी में तो पानी मिलाऊंगा, तो मैं कहता हूं कि x लीटर पानी और मिला देता हूं, तब ये अनुपात कितना हो जाएगा? 5 दूध हो जाएगा और 3 पानी हो जाएगा। अनुपात समानुपात में भी ये पढ़ाता हूं। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसको तिर्यक गुणा कर दूंगा तो 25×3 = 75 हो जाएगा, बराबर 10×5 = 50 हो जाएगा और धन हो जाएगा 5x। अब ये 5x इधर रह जाएगा, ये 50 इधर आएगा तो प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 और x बराबर हो जाएगा 25/5 = 5। यानी 5 लीटर पानी और मिलाना है। चलो 5 लीटर पानी और भी मिला लेता हूं। जब 5 लीटर पानी और मिला है, उत्तर तो आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब 5 लीटर पानी और मिला लेता हूं। देखिए इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हूं मैं, कोई फॉर्मूला नहीं।
बस एक ही जगह माना कि x लीटर पानी मिलाना है, उस x की जगह मैं a मान लूं, b मान लूं, कुछ भी मान लूं, वो चर है इसलिए मुझे मानना पड़ रहा है। ठीक, चलो तो मेरे को पता चल गया कि 5 लीटर पानी मेरे को और मिलाना पड़ेगा। मैं इसको क्रॉस चेक भी कर सकता हूं चाहूं तो। 5 लीटर पानी और मिलाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। 40 को 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 5 को यहां गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15। इसको अगर अनुपात में भी निकाल दूं तो 5 पच्चे 25 और 5 तिया 15, 5:3 यही आ रहा है। पहले पानी 10 लीटर था, वो पानी अब 15 लीटर हो गया। बहुत आसानी से बन सकते हैं मैथ्स। एक बार अगर आप बनाना सीख गए और खासकर उसके पीछे के कंसेप्ट को सीख गए तो सच में ये मिरेकल होगा आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, हर चीज के लिए। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। कहता है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान है, मैं एक आयत ले लेता हूं, लेकिन ये आयत को आयत जैसा नहीं मानूंगा, मैं वर्ग जैसा मानता हूं। मैं कहता हूं, ऐसा मान लेता हूं, मैं कहता हूं कि ये भी 100 था पहले और ये भी 100 था। ठीक, तब इसका क्षेत्रफल कितना था, तो कहेंगे 100 गुणे 100 यानी 10,000 क्षेत्रफल था। अब कहता है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी एक तो 120 हो गया, दूसरा कहता है कि चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया जाए, यानी एक 80 हो गया, 12 8 96 हो गया और ये डबल 0 हो गया, यानी 1000 में ये कितना कम हो गया, तो यहां 9600 कम कर दोगे तो हो जाएगा 400। ठीक, अब ये 400 को परसेंट में निकालोगे तो पता चलेगा कि ये 4% की कमी हो गई है। ये परसेंट में निकालना नहीं जानते हैं तो फिर किसी वीडियो में किसी क्वेश्चन में निकाल लें। ठीक, या फिर कोर्स में तो कराऊंगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति कुछ संतरे 100 रुपए में खरीदता है और साथ, चलो इस प्रश्न को बाद में देखेंगे किसी दूसरे वीडियो में। यही तक था ये क्लास, अब थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, लेकिन ध्यान रखिएगा कंसेप्ट अगर बिल्डअप हो गया तो सब कुछ बिल्डअप हो गया। और इसी कंसेप्ट पर बेस कोर्स हम लोग चला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज का फायदा उठाएं और इसी कंसेप्ट पर बेस ही क्लासेस चलाया तो अभी अधीक्षक वाले में ठीक ठाक है लोगों का नंबर और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी होंगे। जितना उम्मीद था उससे ज्यादा बच्चे इस बार अधीक्षक में सेलेक्ट होंगे। तो मैं जानता हूं कि ट्रिक आपको बहुत पसंद आता है, मैं जानता हूं कि फॉर्मूला आपको बहुत पसंद आता है, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम निकालना है तो जो पुराने बच्चे हैं वो निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं, बस यही चीज। हमेशा फॉर्मूला पढ़ा, हमेशा ट्रिक पढ़ा और एक ट्रिक याद नहीं। अगर एक बार मैथ्स का माइंडसेट डेवलप हो गया तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।